नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीडीसी के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। फाइनली आरबीआई ने अपना जो क्रिप्टो करेंसी जो था उसने लॉन्च कर दिया सीबीडीसी। और जो डिजिटल करेंसी है वो होलसेल के भाव में बैंकों को मिल भी गया। 9 जो बैंक हैं, इंडियन बैंक है, उनके साथ में उनका कोलैबोरेशन हुआ है। बाद में जो ये जो डिजिटल करेंसी है वो लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन इसके लिए अभी वक्त लगने वाला है। और उसके नेक्स्ट डे में सरकार ने एक बहुत बड़ा भारी भरकम काम किया। जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर एक भारी भरकम टैक्स लाद दिया, इम्पोज कर दिया ज़बरदस्ती, जो कि हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी कि इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा है, जो टीडीएस लगा है, और उसके बाद से फिर जीएसटी लगे। और जीएसटी का स्लैब भी क्या है दोस्तों? जीएसटी का स्लैब है 28%, 18%। मतलब कहीं ना कहीं सरकार डायरेक्ट तो नहीं कहती है कि भाई हम इससे खुश नहीं है, लेकिन सरकार इनडायरेक्ट इसको दबाने के भरपूर प्रयास कर रही है। इस बात से सरकार की मंशा जाहिर होती है कि एक तरफ डिजिटल करेंसी लाते हैं और दूसरे ही दिन उसके ऊपर टैक्स लाते हैं। तो ये दोस्तों, गवर्नमेंट के नज़र में जो क्रिप्टो है ये एक तरह से बहुत बड़ी तूफ़ान है। मतलब ये तूफ़ान, या एक मैं अगर कहूँ तो एक बहुत बड़ा शेर और चीता है जो गवर्नमेंट को खा जाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिप्टो इन्वेस्टर खास करके इंडिया और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 3.5% या कमोबेश 3.25% के आसपास टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टर है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी एक लार्ज अमाउंट है इन्वेस्टर्स का, जो तकरीबन 2022 की बात करूँ तो इसमें तकरीबन 10 से 15% का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के बाद से सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है इंडियन क्रिप्टो में, और तकरीबन 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट भी है इंडियन क्रिप्टो में। तो मार्केट की बात करूँ दोस्तों तो बहुत बड़ी मार्केट है, कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। जितना यूएस की आबादी है उसका 20 या 50% तो इंडिया में सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा ग्लोबली मार्केट है, इतना फंड लगा हुआ है, हज़ारों करोड़ों का फंड लगने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं अपना मनसा जाहिर करती है और उसको डुबाने की कोशिश करती है। जो अक्टूबर मंथ में जो एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की यूएस में, जो इंटरव्यू था, वहाँ पे कुछ अमेरिकी पत्रकार ने जब क्रिप्टो इंडिया के बारे में बात किया तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि वी वांट टू शट डाउन दिस क्रिप्टो बट विदाउट सपोर्टिंग ऑफ अदर कंट्री, मीन्स फॉरेन कंट्री, विदाउट कोलेबोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्री वी कैन नॉट शट डाउन दिस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मनसा उनके दिमागों में, दिलों में है। तो मुझे तो ये एक पूरी तरह से जाहिलियत लगती है कि जो सरकार है वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं पा रही है। उनके पास ऐसी टीम नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करे और समझा सके। अभी मैं बात करूं अदर कंट्री की, तो अदर कंट्री ने कहीं कोई भी कंट्री इसके ऊपर बैन की डिमांड तो नहीं करता, बैन की मांग भी नहीं करता है। चाहे उनका सरकार हो, चाहे उनका विपक्ष हो, हर कोई ये कोशिश करता है कि जो क्रिप्टो है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की आई है, ब्लॉकचेन लेयर 1 की, ब्लॉकचेन लेयर 2 की, क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाए। क्योंकि दोस्तों आने वाला, देखिए, वेब 3 के ज़माने में हम जी रहे हैं, और इसमें NFT और वेब 3 के ज़माने में अगर आप ब्लॉकचेन को डिनाई करते हैं, आप आज के डेट में बात करते हैं कि हम पुराने ज़माने में चले जाएंगे और हम उसी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल है। इसका एक अगर दूरअंदेशी की बात करूं तो इसका मैं बोलूं, अगर सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, और यही कारण है कि हम जो इंडियंस है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अदर कंट्री वाले ख़रीद कर लेके जाते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं और फिर वापस हम ही को बेचते हैं। बात करूँ दुबई की, तो दोस्तों जैसा वजीरक्स यहाँ से भाग गया, क्यों भागा? क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर इतनी पेनल्टीज लगाई, इतनी टैक्सेस लगाया उसके ऊपर कि उसको मजबूरन भागना पड़ा। अभी जो ये जीएसटी सरकार ने इम्पोज किया है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज है, इन्वेस्टर्स है, तो उसमें कमी आने वाली है। जीएसटी जिस दिन से भी अप्लीकेबल हो गया और लोगों के अकाउंट से ये फ़ंड अगर कटना शुरू हो गया, तो जीएसटी प्लस टीडीएस प्लस इनकम टैक्स और फ्लैट 30% इनकम टैक्स है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी इन्वेस्टर, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान होने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको बता दूं सीबीडीसी के फ़ायदे क्या है, मतलब इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या है। सीबीडीसी, इंडियन डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी का फुल फॉर्म की बात करूँ तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये कोई पहली बार आरबीआई ने पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं किया। इससे पहले मोर देन 100 कंट्री ने ऑलरेडी इसको एक्सप्लोरिंग कर लिया है। उसमें से कुछ जो संबंध है
बिन रोल आउट, मतलब कुछ लोग हैं जो उसमें से रोल आउट भी हो गए, मतलब इस टेक्नोलॉजी का, इस करेंसी का उन्होंने यूज कर लिया है, बाद में वो संभाल नहीं पाया, वॉट एवर जो भी रीजन हुआ रहेगा उसकी वजह से उन्होंने रोल आउट कर लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, कोरिया है, स्वीडन है, जैमिका है, यूक्रेन है, तो ये सारे कंट्री के पास, यूएस के पास शायद अभी उसका डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी सर्च किया तो मुझे कहीं मिला नहीं। तो दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कोई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज है। अगर कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, आती है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेके चलने वाला हूँ। अगर करेंसी डिजिटल है तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो सरकार को होने वाले हैं। कम से कम 10 से 15% जो मोर देन, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इस करेंसी से होने वाली है। और सरकार को एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये करेंसी अगर सक्सेसफुली आरबीआई ने लॉन्च करके अगर लॉन्ग टर्म तक रन कर दिया, इसमें कोई फ्लॉ नहीं आता है। फ्लॉ का मतलब कि जैसा आज इंडिया में जो भी बैंक फ्रॉड होता है, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हर साल होता है। तो अगर डिजिटल करेंसी में भी अगर फ्रॉड होता है तो ये बहुत बड़ा एक लैग पॉइंट बन जाएगा आरबीआई के लिए, और ये सक्सेस नहीं होगा। अब आप सोचते होंगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी में पे फ़ोन है, जीपे है, तो आप तो ऑलरेडी आप ट्रांसफ़र तो करते ही हैं। तो ये देखिए, ये जो करेंसी है ना, इस करेंसी के बदले आपको एक फ़िज़िकल करेंसी बैंक में जमा करना होता है, ठीक है। और वो जो बैंक, आपकी जो बैंक है, वो एक फ़िज़िकल करेंसी आरबीआई को जमा करती है। तो ये फ़िज़िकल करेंसी के बदले आपको जो जीपे और गूगल पे और फ़ोनपे और पेटीएम में जो आप ट्रांसफ़र कर पाते हो, तो ये करेंसी अलग है। और जो डिजिटल करेंसी आती है दोस्तों, ये करेंसी का फॉर्म ही पूरा वर्चुअल करेंसी होगा, इसमें कोई भी फ़िज़िकल करेंसी नहीं होगी। अब मैं थोड़ा बता दूं आपको, फिजिकल करेंसी होने से जो नुकसान होते हैं, जैसा नोट है वो कट गया, फट गया, टूट गया, स्टोरेज की बहुत सारी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए चोरी की संभावना। आप आए दिन सुनते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ से वहाँ अगर कैश जा रहा है तो वहाँ लूटने की ज़्यादा संभावना होती है, या बैंक लूट लिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी तकलीफ़ है इसमें। और एक बड़ा सा अमाउंट चाहे गवर्नमेंट या पब्लिक को अगर कैरी करना है तो भी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैश कैरी करने का बहुत सारा जो परेशानी है उससे बच जाएंगे। प्रिंटिंग का जो पैसा है वो बच जाएगा। रख रखाव मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं आएगा। बैंक, अच्छा अब एक चीज़ और आपको ऐड कर दूँ कि ये डिजिटल करेंसी अगर सक्सेसफुली लॉन्च होती है और चलती है, रन करती है मार्केट में, तो बैंक जाने से आपका झंझट खत्म हो जाएगा। ये एक पक्की बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो को आज आप लास्ट तक देखिए। अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो दोस्तों इंडिया में फ्रॉड एक नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, और तकरीबन आज के डेट में 1 लाख करोड़ के आसपास में फ्रॉड होता है। तो अगर ये करेंसी में साइबर सिक्योरिटी जो वल्नरेबल अगर होगा और इसमें साइबर सिक्योरिटी का अगर प्रोटेक्शन अच्छा से नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्रॉड्स जो हैं वो होने वाले हैं। और अगर फ्रॉड में फ्रॉड जो अगर हुआ और उसमें गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने उसमें अगर उनको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सक्सेस नहीं हो पाए, तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और ये कॉइन सक्सेस नहीं होगा। ये जो डिजिटल करेंसी है वो सक्सेस नहीं होगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि मोर देन 100 जो कंट्रीज़ है उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को ट्राई कर चुका है, और कुछ लोगों ने कुछ कंट्रीज जो है वो रोल आउट कर चुके हैं। तो रोल आउट करने का सबसे बड़ा कारण यही उस कंट्री का था कि उनका मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और जो फ्रॉड्स से वो बच नहीं पाए। बात करूँ साइबर सिक्योरिटी की, तो सबसे बड़ा टेंशन रसिया का रहता है और चाइना का रहता है, क्योंकि उनके हैकर्स इतने बड़े बड़े होते हैं जो पूरी दुनिया को हिला के रखते हैं। इवन यूएस से भी उससे ज़्यादा परेशान है। अमेरिका, यूएस बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इंडिया में तो इतने बड़े एक्सपर्ट है नहीं, आपको ही पता है। अगर एक्सपर्ट होते तो इतने सारे बैंक फ्रॉड नहीं होते। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। साइबर क्राइम बढ़ेंगे, फ्रॉड्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से और ख़ास करके इंडिया में अगर कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट लेने से पहले निगेटिव बेनिफिट लोग लेना शुरू कर देते हैं। जैसे आज मैं बात करूँ P2P अगर हम किसी भी क्रिप्टो पे करते हैं तो उसमें लोग पेमेंट और यूएसडीटी लेने के बाद भी क्लेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है उसका दुरुपयोग होता है। तो इस तरह से चीज़ें होने वाली है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। देखते हैं आगे ये कितना फलफुल रहा है, कितना फ्रूटफुल रहेगा लोगों के लिए, खास करके इंडियन पब्लिक के लिए। दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।